वेलकम बैक रॉकर्ड, स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आपने इस एपिसोड के पिछले 11 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में उन एपिसोड्स को जरूर देखिए और फिर इस पार्ट को देखकर एंजॉय कीजिए। तो पिछले पार्ट में बयूनो ने मिंग टैन को बताया था कि वो और फेंग्यू लवर्स हैं और इस बात से मिंग टैन बहुत ही परेशान हो गया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमेशा की तरह मिंग टैन ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन वो ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। जाओमी के पूछने पर वो बताता है कि हाँ, कुछ नहीं हुआ, इस बार मैं ठीक से करूंगा, लेकिन इस बार भी वो ठीक से नहीं कर पाता। अब जाओमी कहती है कि कोई बात नहीं, हम लंच करके फिर ट्राई करेंगे, और ये कहकर दोनों लंच के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कैंटीन के बजाय जाओमी उसको कहीं और ही लेके जाती है और मिंग टैन कहता है कि कैंटीन तो इस तरफ है, लेकिन वो मिंग टैन को दूसरी ओर खींच के लेके जाती है। वहाँ फेंग्यू सभी को अपने हाथ के बनाए हुए नूडल्स फ्री में बांट रही होती है। अब जाओमी मिंग टैन को भी लाइन में खड़ा होने को कहती है। दरअसल दोस्तों, ये जाओमी का ही आइडिया है कि सबको फ्री नूडल्स देने के बहाने फेंग्यू मिंग टैन को नूडल्स कुक करके दे और तब अपने प्यार का इजहार करे। लेकिन यहाँ फेंग्यू और बयूनो को साथ देकर मिंग टैन मन ही मन दुखी होता है और वो यहाँ खाना ही नहीं चाहता। लेकिन जाओमी जिद करती है कि तुमको यहीं पर खाना पड़ेगा, और ऊपर से वो ये भी कहती है कि फेंग्यू ये सब अपने मनपसंद लड़के के लिए कर रही है। तब मिंग टैन सोचता है कि उसका मनपसंद लड़का तो बयूनो है, तभी तो उस दिन बयूनो उसकी और फेंग्यू की शादी की बात कर रहा था। और आगे कहता है कि नहीं, मैं बयूनो की होटल में बहुत काम करता हूँ और रोज वहाँ पर नूडल्स खाता हूँ, इसलिए मैं आज नहीं खाऊंगा। लेकिन जाओमी उसको छोड़ती नहीं, और इतने में वहाँ पर मिया मिंग टैन के लिए अपने हाथ से खाना पकाकर लाई होती है और वो बाहर आकर मिंग टैन को बुलाती है। लेकिन जाओमी उससे लड़ने लगती है कि मिंग टैन आज तुम्हारा खाना नहीं खाएगा, और तभी अचानक मिंग टैन कहता है कि नहीं, मैं मिया का खाना खाऊंगा। अब ये सुनकर जाओमी चौंक जाती है और फेंग्यू को भी बहुत ही बुरा लगता है, और फिर मिंग टैन मिया के साथ चला जाता है और दोनों अलग बैठकर खाने लगते हैं। मिंग टैन को मिया का खाना खाते देखकर फेंग्यू बड़ी उदास हो जाती है और खाते वक्त मिंग टैन के मुंह पर खाना लग जाता है। उसको मिया अपने मुंह से निकाल कर खाने लगती है और दूर से फेंग्यू को ऐसा लगता है जैसे वो मिंग टैन को किस कर रही है। मिंग टैन ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो शॉक हो जाता है। अब यहाँ फेंग्यू बिल्कुल टूट चुकी होती है क्योंकि वो मिंग टैन के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन कुछ भी काम का नहीं हो रहा होता है। मिंग टैन को खाना खिलाने के लिए उसने कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाया था, लेकिन मिंग टैन ने उस बेचारे का खाना खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और ऊपर से मिया ने उसको किस भी किया, और इस तरह सोचकर वो बहुत ही दुखी होती है। तब बयूनो वहां पर आता है और फेंग्यू को इस तरह फील करते हुए देखकर वो समझ जाता है कि फेंग्यू ने उसके लिए नहीं बल्कि मिंग टैन के लिए ही ये नूडल्स बनाए थे, और उसी के लिए ही उसने ये नूडल्स बनाना सीखा था। अब अगले शॉट में मिंग टैन कार वॉश करते हुए सोचता है कि मिया ने ऐसा क्यों किया, मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, और इस तरह सोचकर वो अपना काम करता है। यहाँ फेंग्यू जाओमी के घर पर सैंडबैग को खूब पंच कर रही होती है। तब जाओमी कहती है कि तुम मिंग टैन को गलत क्यों समझ रही हो, मिया को तो तुम जानती हो, उसने मिंग टैन की मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती उसको किस किया होगा। अरे मेरी माँ, उस सैंडबैग को तो मत मारो, वो बहुत ही कॉस्टली है, फट जाएगा। इस तरह वो फेंग्यू को डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फेंग्यू सैंडबैग को पंच करती रहती है। और तब जाओमी के पापा तीनों के लिए खाना लेके आते हैं। अब फेंग्यू खाना नहीं चाहती, लेकिन जाओमी कहती है कि खाओगी नहीं तो टूर्नामेंट में हार जाओगी, तुम वीक हो जाओगी, और फिर तब तीनों बैठकर खाना खाते हैं। अब जाओमी के पापा कहते हैं कि सुनहाओ भी तुम तीनों की तरह डायरेक्टली फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुआ है, और मैं सुनहाओ के मैचेस देखने जरूर आऊंगा और उसको ही सपोर्ट करूंगा। उस दिन तो मैं जिम भी बंद करके रखूंगा। अब जाओमी उनसे लड़ती है कि आप मेरे कॉलेज में आकर उसको सपोर्ट करेंगे, तो क्या वो आपका इतना फेवरेट है? हाँ बेटी, वो मेरा फेवरेट तो है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको अपना डेथ स्ट्राइक सिखाऊंगा। और डेथ स्ट्राइक शब्द सुनकर फेंग्यू चौंक कर पूछती है कि क्या ये वही मूवमेंट है जिससे एक फाइटर ने बहुत साल पहले अपने अपोनेंट को मार डाला था? हाँ बेटी, ये वही मूवमेंट है, और इसे मेरे मास्टर ने कुछ स्टूडेंट्स को सिखाया था, और जिस फाइटर ने डेथ स्ट्राइक करके उस आदमी को मारा था वो भी मेरे मास्टर का स्टूडेंट था। अब ये सुनकर फेंग्यू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मामा के बारे में सोचने लगती है। उन्हें वो बचपन से अंकल जी कहा करती थी और उन्होंने हमेशा फेंग्यू की हिम्मत बढ़ाई थी। दरअसल उस वक्त रिंग में जो बॉक्सर मरा था वो फेंग्यू के अंकल जी थे, और इन बातों को सोचकर फेंग्यू बहुत ही बुरा फील करती है। लेकिन वो अब तक नहीं जानती कि मिंग टैन के पापा ने ही डेथ स्ट्राइक करके अंकल जी को मारा था। आप लोगों में कईयों ने सोचा होगा कि मिंग टैन के पापा ही फेंग्यू के अंकल जी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सीरीज के बिगिनिंग में आपने देखा होगा कि फेंग्यू ने एक कब्र पर फूल रखे थे, और उसके जाने के बाद मिंग टैन ने भी उसी कब्रिस्तान की एक कब्र पर फूल रखे थे। दरअसल मिंग टैन अपने पापा की कब्र पर फूल रखने आया था, और अंकल जी की कब्र भी उन्हीं के पास ही थी। तो मिंग टैन ने अंकल जी की कब्र के पास भी प्रार्थना की थी कि गलती से मेरे पापा के हाथों आपकी मृत्यु हो गई थी, उसके लिए प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए।
अब इस वक्त फेंग्यू बहुत ही गुस्से में बाहर आती है। अब जाओमी उसको रोकती है तो वो कहती है कि अगर तुम अपने पापा से डेथ स्ट्राइक सीखोगी तो हमारी फ्रेंडशिप कट हो जाएगी। लेकिन तुम्हें डेथ स्ट्राइक से इतनी नफरत क्यों है? तब फेंग्यू बताती है कि बहुत साल पहले डेथ स्ट्राइक के कारण जिस आदमी की जान गई थी वही मेरे अंकल जी थे। अंकल जी मुझे बहुत ही प्यारे थे और जिस आदमी ने डेथ स्ट्राइक करके उनको मार डाला उससे मैं सख्त नफरत करती हूँ। ये कहकर फेंग्यू चली जाती है। अब तक वो नहीं जानती कि उसके अंकल जी को मिंग टैन के पापा ने मारा था। अब अगले सीन में जाओमी सुनहाओ को बताती है कि किस तरह फेंग्यू के अंकल जी बहुत साल पहले डेथ स्ट्राइक की वजह से मर गए थे। सुनहाओ बताता है कि कभी कभी आंखों देखी बातें झूठ भी हो सकती हैं। मैंने उस मैच का वीडियो देखा था और मुझे लगता है कि फेंग्यू के अंकल जी डेथ स्ट्राइक के कारण नहीं मरे थे। जहां तक मैंने देखा है जिस बॉक्सर ने अंकल जी के साथ फाइट की थी वो डेथ स्ट्राइक करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। इतना ही नहीं, फेंग्यू के अंकल जी इतने मामूली बॉक्सर भी नहीं थे कि डेथ स्ट्राइक पंच का डिफेंस नहीं करना जानते हो। तो फिर तुम लोग कैसे कह सकते हो कि उस पंच से ही वो मरे थे? हाँ, वो रिंग के अंदर जरूर मरे थे लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक वो डेथ स्ट्राइक से नहीं मरे होंगे। अब इस पर जाओमी कहती है कि तुम सही भी हो सकते हो लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन अगर तुम मुझको अपनी फ्रेंड मानते हो तो प्लीज डेथ स्ट्राइक मत सीखो। क्या तुमको मेरी इतनी फिक्र है? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हारी वजह से किसी की लाइफ न चली जाए। और ये कहकर जाओमी स्माइल करने लगती है। अब अगले सीन में ज़ेंगजी कॉलेज को दिखाते हैं। टूर्नामेंट वाला वो दिन आ ही गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पास के कॉलेज से भी स्टूडेंट्स आने लगते हैं और पार्टिसिपेंट्स को चीयर करने के लिए उनकी फैमिली मेंबर्स भी आने लगते हैं। बयूनो अपनी माँ को लेकर आता है तो मिया मिंग टैन के भाई बहन को लेकर आती है और मिंग टैन को खूब एनकरेज करते हैं सभी। और तब अकुडो आकर मिंग टैन से कहता है कि उस दिन तो मैं थका हुआ था इसलिए तुमसे हार गया, लेकिन आज मुझे हराने के सपने मत देखना बच्चू, तुम सिर्फ हारने के लिए पैदा हुए हो। और ये कहकर वो मिंग टैन को डिस्करेज करने की कोशिश करता है लेकिन मिंग टैन उसका मुंह तोड़ जवाब देता है कि बातें तो कोई भी कर सकता है, तुम रिंग के अंदर प्रूव करके दिखा तो मैं मानूंगा। और ये कहकर वो अकुडो को जरा धक्का देकर चला जाता है। अब दोनों कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स मिलते हैं। डांस पार्टी के बाद भले ही दोनों की फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो गई हो लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच कंपटीशन जरूर है। ऊपर से ज़ेंगजी के प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर मेरे स्टूडेंट्स ने आपके स्टूडेंट्स को हरा दिया तो आप मायूस मत होना। इस पर दूसरे प्रिंसिपल भी मजाक करते हुए कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में आकर आपके स्टूडेंट्स को हराने वाले हैं। ये सोचकर तो मुझे आपकी फिक्र हो रही है। अब दूसरी ओर जियाओ फेंग फेंग्यू के पास जाती है और चैलेंज करती है कि इस बार तो तुम मुझसे जरूर हारोगी। अब फेंग्यू उसको इग्नोर कर देती है और जाते जाते कहती है कि हाँ वो सब तो रिंग के अंदर ही देखा जाएगा। और अब शुरू होने वाला है पहला मैच जिसमें बयूनो और दूसरी कॉलेज की एक लड़की की टक्कर होगी। सब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। बयूनो की माँ उसको खूब चीयर कर रही होती है। अब दोनों फाइटर्स रिंग के अंदर आ जाते हैं। जाओमी मिंग टैन को बताती है कि बयूनो खुद को स्ट्रीट फाइट का किंग मानता है और अब पता चलेगा कि उसका असली टैलेंट है क्या, और तुम भी उसके मूवमेंट्स और डिफेंस टेक्निक को ध्यान से देख लेना। ओके, अब इस तरह मैच शुरू होता है। बयूनो उस लड़की पर जोरदार अटैक करने जाता है लेकिन वो लड़की उसको ब्लॉक करके नीचे गिरा देती है और कहती है कि क्यों रोमियो, क्या तुमने सोचा कि एक पंच में मुझको गिरा दोगे? फिर बयूनो उठ जाता है और अब दोनों एक दूसरे पर पंचेस की बरसात कर रहे होते हैं। एक पॉइंट पर वो लड़की बयूनो को अटैक करने आती है लेकिन बयूनो कहता है कि हम स्ट्रीट फाइटर्स की स्पेशलिटी है और वो ये है कि हम एक बार जो गलती करते हैं उसको कभी नहीं दोहराते। और ये कहकर वो उस लड़की को खूब पंच करता है और वो दर्द के मारे सर्कल के बाहर गिर जाती है। अब इस तरह वो हार जाती है और बयूनो ये मैच जीत गया है। अब सब शोर मचाकर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में अगला मैच शुरू होने वाला है और ये मैच होगा बयूनो और सुनहाओ के बीच। तभी एक नया कैरेक्टर अंदर आता है। वो अनाउंसमेंट सुनकर बाहर जाता है और किसी को कॉल करता है। अब फेंग्यू उसको देखकर उसके पीछे जाती है और उसकी बातें सुन लेती है। वो कहता है कि ऐसा बेकार मैच देखने से अच्छा तो यही है कि मैं घर पर ही बैठा रहूं। और तब दूसरे एंड पर जो आदमी बात कर रहा होता है वो कहता है कि इसके बाद ही टॉप फाइटर्स का मैच होगा, लेकिन ये लड़का कहता है कि मुझे लगता है टॉप फाइटर्स का मैच भी बिल्कुल ऐसे ही बेकार होगा। और ये कहकर वो चला जाता है। अब फेंग्यू की समझ में ये नहीं आता कि ये कौन है और टॉप फाइटर्स को इतना बेकार क्यों समझता है। और तब मिंग टैन वहां आता है। अब फेंग्यू उसको अंदर जाकर मैच देखने को कहती है लेकिन वो कहता है कि थोड़ी देर हवा में रहने से मुझको बेहतर फील होगा। और अब दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अचानक फेंग्यू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ और तब मिंग टैन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। दोनों बहुत ही कुछ नया फील कर रहे होते हैं लेकिन मिंग टैन अचानक फेंग्यू का हाथ छोड़कर कहता है कि सॉरी, अनजाने में हो गया। फेंग्यू कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जल्दी अंदर जाकर मैच पर ध्यान दो, मैं जाकर ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो चली जाती है। वहाँ जाओमी के पापा अपने जिम के लड़कों को भगा रहे होते हैं कि आज मुझे एक इंपॉर्टेंट मैच देखने जाना है, इसलिए आज तुम्हारी छुट्टी। और सबको जबरदस्ती बाहर भेजकर वो जिम को लॉक कर देते हैं और जल्दी जल्दी कॉलेज आकर सुनहाओ को सपोर्ट कर रहे होते हैं।
बाइनो और सुनहाओ के मैच को सब बहुत ही सीरियसली देख रहे होते हैं और मैच शुरू होते ही बाइनो कहता है कि सब लोग तुमको बहुत बड़ा चैंपियन कहते हैं, लेकिन आज तुम चैंपियंस के चैंपियन को देखोगे। और ये कहकर वो सुनहाओ को अटैक करने जाता है, लेकिन सुनहाओ बाइनो को अटैक करने के बजाय उसको अच्छी तरह से डिफेंड करता है। बाइनो अटैक करने के सारे मेथड्स अपना चुका होता है, लेकिन सुनहाओ हर अटैक को खूबसूरती से डिफेंड करता है। अब जाओमी के पापा बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये सिर्फ डिफेंड ही क्यों कर रहा है, आखिर इसका प्लान क्या है। तो मिंग टैन भी हैरान होता है कि सुनहाओ को अटैक करने के कितने सारे चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन वो अटैक करने के बजाय सिर्फ डिफेंस ही क्यों कर रहा है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि सुनहाओ का हर डिफेंस एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब यह है कि वो बाइनो के हर मूव को बहुत ही केयरफुली पकड़ रहा है और इस तरह मिंग टैन मैच को एनालाइज कर रहा होता है। अब सुनहाओ को इस तरह डिफेंड करते देखकर अकड़ू और जियो फेंग भी बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं। अब बाइनो तंग आकर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझको अटैक क्यों नहीं करते, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। अब इस पर सुनहाओ कहता है कि तुम ऑलरेडी एक मैच खेल चुके हो, इसीलिए तुम हार गए हो और इस तरह मुझको अटैक करते रहोगे तो तुम्हारा जोश बढ़ेगा। और बाइनो गुस्से में कहता है कि क्या तुमने मुझको इतना कमजोर समझ रखा है, और ये कहकर वह इस बार सुनहाओ को जोर से मारता है। लेकिन अब भी सुनहाओ अटैक नहीं करता और ना ही मार खाता है, वो हमेशा की तरह डिफेंड करता है और इसी वजह से बाइनो की एनर्जी वेस्ट हो रही होती है और उसको पॉइंट्स भी नहीं मिलते। अब अचानक से सुनहाओ बाइनो को अटैक करने लग जाता है, तब वो एक मूवमेंट करता है जो देखना तो बनता है। बाइनो गैस ही नहीं कर पाता कि वो किस तरफ से अटैक करने वाला है और फिर सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर ही वो बाइनो को एक स्ट्रॉन्ग नॉकआउट पंच मारता है। और ये देखकर जाओमी के पापा बहुत ही खुशी से उछलने लगते हैं। अकड़ू और जियो फेंग को भी अपने गुरु पर बहुत गर्व होता है और इस तरह बाइनो बेचारा हार जाता है, लेकिन सुनहाओ उसके पास जाकर कहता है कि तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो, तुम्हें सिर्फ थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये कहकर वो बाइनो को हाथ देता है। अब अगले सीन में फेंग जोयू अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है, तब एक आदमी भागकर आता है और बताता है कि अगला मैच मिंग टैन का है। फेंग जोयू कहता है कि बाकी की मीटिंग बाद में करेंगे, अभी मुझको एक इंपॉर्टेंट मैच देखने जाना है, और उसके स्टाफ बाहर चले जाते हैं और अब वो अपने लैपटॉप पर मैच देखने लगता है। और अब मिंग टैन का मैच हम अगले पार्ट में देखेंगे। रुको 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 रुको, अगर मैंने ये कहा होता तो दोस्तों आप लोग तो मेरी जान ही ले लेते, है ना। मुझे अपनी जान प्यारी है यार, इसलिए मिंग टैन का मैच तो आपको दिखा कर ही जाऊंगा। अब यहाँ मिया और जाओमी मिंग टैन को खूब मोटिवेट कर रही होती हैं। तब फेंग यू वहां कर कहती है, मुझे पता है तुम नर्वस हो रहे हो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी जीत होगी या हार, ये भी मत सोचो कि तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे। तुम सिर्फ ये बात याद रखो कि तुम्हें इस मैच में अपना बेस्ट देना है। तुमने इस टूर्नामेंट के लिए जी जान से ट्रेनिंग ली है और बहुत ही हार्ड वर्क किया है, और आज तुमको दिखाना पड़ेगा कि तुमने क्या सीखा है, क्या ट्रेनिंग में किया है। आज तुम्हें उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, इस तरह डरने की कोई बात नहीं है, हमें तुम्हारी हिम्मत पर पूरा विश्वास है। और इस तरह तीनों सीनियर्स मिंग टैन को मोटिवेट करती रहती हैं। और तब अनाउंसमेंट करते हैं कि मिंग टैन और सुनहाओ का मैच शुरू होने वाला है। दोनों बॉक्सर्स रिंग के अंदर आ जाते हैं और मैच शुरू होता है। शुरू से मिंग टैन सुनहाओ को अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुनहाओ सुपर डिफेंस कर रहा होता है। अब मिंग टैन का अटैकिंग स्टाइल देखकर जाओमी के पापा को लगता है कि उन्होंने ये स्टाइल कहीं और देखा है। अब फेंग यू कहती है कि मिंग टैन अच्छा अटैक कर रहा है और उसे यही कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उसे सब्र से काम लेना होगा। अब रिंग में मिंग टैन का लगातार अटैक करना और सुनहाओ का उसको डिफेंस करना, यही कुछ देर तक चलता रहता है। अब यहाँ अकड़ू और जियो फेंग डिस्कस करते हैं कि मिंग टैन नया फाइटर है, उससे इतनी देर लड़ने की क्या जरूरत है, गुरु उसको एक ही पंच में ऑफ क्यों नहीं कर देते। अब सुनहाओ अपना अटैक शुरू करता है, मिंग टैन उससे अटैक करने जाता है तो वो अच्छा डिफेंस करके मिंग टैन को नीचे गिरा देता है, लेकिन मिंग टैन हार मारने वाला तो है नहीं, वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तब न जाने सुनहाओ के माइंड में क्या चल रहा था, वो अचानक ही झुककर अपनी हार मान लेता है। अब ये सब देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि ये इसने क्या किया। मिंग टैन ने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो सुनहाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ आप मुझको हरा देंगे, लेकिन फिर भी मैं आखिर तक लड़ना चाहता हूँ, प्लीज इस तरह मत छोड़िए मैच को। लेकिन सुनहाओ मुस्कुराकर रिंग से बाहर चला जाता है। अब जाओमी के पापा सुनहाओ पर बहुत ही गुस्सा होते हैं कि ये इस कदर कैसे बाहर जा सकता है। और तब पीछे से एक आदमी कहता है कि अगर वो हार मान चुका है तो मिंग टैन को इस मैच का विनर अनाउंस कर दीजिए। लेकिन जाओमी के पापा चिल्लाते हैं कि वो किसी वजह से मैच छोड़कर चला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया, पर रूल्स के अनुसार मिंग टैन को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। और इस पर सुनहाओ की कॉलेज प्रिंसिपल भी गुस्से में उठकर चले जाते हैं। अब जियो फेंग सुनहाओ को खींचकर लेके जाती है और पूछती है कि इस तरह हमारे कॉलेज के अगेंस्ट मिंग टैन के आगे झुक जाने का क्या मतलब है। अगर तुम इस तरह करते रहे तो फाइनल्स में जाने का मौका तो जरूर खो दोगे, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। अब सुनहाओ कहता है कि मैं कॉलेज क्लब कैप्टन की पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ, अब से तुम एक अच्छी कैप्टन बनकर क्लब को संभाल लेना। और मैंने ये मैच इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं इस स्पोर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ ये एक मैच छोड़ा है, टूर्नामेंट तो कभी नहीं और किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा।
अब जियोफेंग कहती है कि प्रिंसिपल सर को कौन जवाब देगा, तुम खुद ही उनको समझाओ। और ये कहकर जियोफेंग गुस्से में वहां से चली जाती है। और अब अगला मैच शुरू हो जाता है और इस मैच में मिंगटैन और अकड़ू की टक्कर होती है। दोनों रिंग के अंदर आते हैं और मैच शुरू होता है। अकड़ू फिर एक बार मिंगटैन को नीचा दिखाने के लिए कुछ कह देता है, लेकिन मिंगटैन जवाब में उसको खूब अटैक करता है। अकड़ू भी कुछ कम नहीं, वो भी बेहतरीन पंचेस मारता है। उसको देखकर तो सबको यही लगता है कि ये तो एक प्रोफेशनल बॉक्सर से कम नहीं। अब अच्छी ट्रेनिंग की वजह से मिंगटैन भी उसको खूब डिफेंड करता है और अटैक भी कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद अकड़ू मिंगटैन को पंच करके गिरा देता है और वो उठ नहीं पाता। और तब उसे अपने भाई बहन की याद आती है और वो हिम्मत करके उठकर खड़ा होता है। लेकिन तभी अकड़ू उसे फिर से अटैक करके नीचे गिरा देता है और ये भी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो नीचे गिरकर मरने की एक्टिंग करता। इस तरह वो मिंगटैन को बहुत ही इंसल्ट कर रहा होता है। अब मिंगटैन एक सच्चे फाइटर की तरह उठकर डिफेंस पोजीशन में खड़ा हो जाता है और अकड़ू उसको लगातार अटैक करता है। मिंगटैन डिफेंड करता जाता है, वो उसको मारता रहता है। और तब उसे जाओमे की बात याद आती है कि जब भी अपोनेंट अटैक करे तो आंखें खुली रखो, बंद मत करो, तभी तुम्हें उसके मूवमेंट्स का पता लगेगा। अब मिंगटैन उस आइडिया को अप्लाई करता है और अकड़ू के पंचेस ब्लॉक करते करते उसके सारे मूवमेंट्स को एनालाइज करने लगता है। और फिर मौका पाते ही अचानक उसका पैर पकड़कर उसको उठा लेता है और नीचे पटक देता है। और फिर उसकी गर्दन कसकर इस तरह से पकड़ लेता है कि अकड़ू हिल भी नहीं पाता। और इस पोजीशन में मिंगटैन अकड़ू को लॉक कर देता है और ये मैच जीत भी जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर सच में खत्म हो जाता है। क्या करें। तो कैसा था ये पार्ट, एकदम सुपर और पावरफुल था ना। आने वाले एपिसोड्स और भी दमदार होंगे, इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। और कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको इतनी पसंद क्यों है। साथ ही इस सीरीज के वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।